हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर अपनी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम न्यूज़ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो हमारा डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि यूपीएससी सीएससी के 2017 के पेपर में आया हुआ है। ये क्वेश्चन बेस्ड है घड़ियाल पे। घड़ियाल आप जानते हैं ये कैटेगरी है किसकी, मगरमच्छ की, क्रोकोडाइल की। तो आप ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो हमारे घड़ियाल हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, तो ये कौन सा सबसे अच्छी जगह होगी पूरे इंडिया में जहाँ पर इनको नेचुरली ये रहते हो जहाँ पे। तो अगर आपको देखना है पूरे इंडिया में कौन सी इनकी सबसे अच्छा नेचुरल हैबिटेट है तो आप कहाँ पे जाओगे। तो हमारे ऑप्शन है भीतरकनिका मैंग्रोव्स, फिर है चंबल रिवर, फिर है पुलिकट लेक, फिर है दीपोर झील। तो इसका आंसर हम एंड में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, जो कि भीतरकनिका नेशनल पार्क से रिलेटेड है। तो ये भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है वो अभी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि अभी बताया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए, जो कि खारे पानी में रहते हैं क्रोकोडाइल, उनके लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे इनके कंजर्वेशन के बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो ये जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, ये बताया जा रहा है कि जो इनकी संख्या है यहाँ पे एक सेचुरेशन पॉइंट पे आ गई है, कि संख्या ना इनकी बढ़ रही है और मतलब अगर बढ़ नहीं रही है तो हो सकता है कि स्टैग्नेट है, तो धीरे धीरे घटेगी। तो ये एक सेचुरेशन लेवल पे आ गई है, ये बताया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया प्रॉपरली। तो ये जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये कहाँ पे, ये उड़ीसा में पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये उड़ीसा का नेशनल पार्क है भीतरकनिका नेशनल पार्क। इसी के पास एक गरीमाथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो काफ़ी फेमस है किसके लिए, अरीबाडा। आप जानते होंगे अरीबाडा जो है ऑलिव रिडले टर्टल, उसके लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे आके वो अपने अक्सर आते हैं और यहाँ पे एग्स जो हैं, जो अपने अंडे जो हैं ये इसी बीच पे आके देते हैं। तो ये काफ़ी फेमस मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और यहाँ पे आप चिल्का लेक देख सकते हैं। तो चलिए, जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे मैंग्रोव पाए जाते हैं। मैंग्रोव सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, सुंदरबन में, इंडिया में। और ये सेकंड नंबर पे भीतरकनिका नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और इनको मेनली जाना जाता है इस नेशनल पार्क को सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के कंजर्वेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं, एक हमारी जो इंडिया में पाए जाते हैं क्रोकोडाइल, तो उनकी 3 स्पीसीज़ हैं जो कि फेमस है। अभी हमने सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को देखा था, जो भीतरकनिका में पाया जाता है उसे भी देखेंगे। तो ये मगर है पहली स्पीसीज़। मगर जो है, इसे मगर कहते हैं। तो ये फ्रेश वाटर में रहता है, मीठे पानी में इसका जो है ये मगरमच्छ रहता है। और ज़्यादातर लेक्स में मिलता है, रिवर में मिलेगा, मार्शेस में मिलेगा। और इनका IUCN स्टेटस क्या है, इनका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। और इनको जो हमारी WPA 1972 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें शेड्यूल 1 में रखा गया है कि मतलब इनको मारने पे आपको बहुत ही ये जो है अपराध एक तरह से कंसीडर किया जाएगा। इसके काफ़ी रिपरकशन हो सकते हैं। इनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट किया गया है तो शेड्यूल 1 में। फिर साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी इसको रखा गया है। फिर ऐसे ही आएंगे नेक्स्ट, हमारा जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्रोकोडाइल की जो है स्पीसीज़ है अर्थ पे। ये कहाँ पे, एस्चुरीन में पाया जाता है। एस्चुरीन क्रोकोडाइल मतलब कि ये जहाँ पे वाटर मिलता है जाके सी से, तो ये सॉल्ट मतलब कि जहाँ पे सी से अगर मिलेगा वाटर जाके किसी रिवर का या कहीं पे, तो एक तरह से खारा पानी होता है, वो मिक्सचर होता है दोनों का। तो ऐसी जगह पे ये बहुत ज़्यादा फलते फूलते हैं। तो आप देख रहे हैं, मैंने आपको दिखाया था जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है। ये सागर जो है हमारा, बे ऑफ बंगाल है, उसी के पास है। तो आप देख रहे हैं इनका ये हैबिटेट है। जैसे कि ये इसमें बता रहा है कि उड़ीसा के भीतरकनिका नेशनल पार्क में ये रहते हैं। और ये सुंदरबन में भी रहते हैं, वेस्ट बंगाल में, और अंडमान एंड निकोबार में भी पाए जाते हैं। और इनका जो IUCN स्टेटस है ये लीस्ट कंसर्न है। इसका मतलब इनकी जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो चलिए अपने नेक्स्ट पे आते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात है, जिसकी बात हो रही थी घड़ियाल। ये पहले तो इनको आपको मैं बता दूं कि इनकी जो पॉपुलेशन है ये बहुत कम है। ये करीब 250 बची हुई है इंडिया में। ये देख रहे हैं 2006 में इसका जो किया गया था, पॉपुलेशन इनका काउंट किया गया था 250, तो जानना बहुत कम है। तो ये धीरे धीरे
ख़त्म होने वाले हैं, तो इसलिए इनका जो स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की इनको ज़रूरत है। तो ये बाकी जो क्रोकोडाइल है उनसे क्या इनमें डिफरेंस होता है? ये मेनली फेमस होते हैं, इनको घड़ियाल क्यों कहते हैं? घड़ियाल मतलब घड़ा, आप जानते हैं घड़ा जो होता है, तो ये घड़ा जो है, ये देखते हैं इनका जो आगे ये जो मुंह होता है ये घड़े के शेप में रहता है, इसको इसलिए घड़ियाल बोला जाता है। ये रीज़न है, मैंने बहुत गंदा ये बना दिया। तो ये घड़ियाल आप देख सकते हैं, ये इसका फीचर है। दिख रहा है अर्थन पॉट, जो ये कुम्हार बनाता है जो ये पॉट को, तो उसी की तरह ये दिखता है, इसलिए इसका नाम घड़ियाल है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? चंबल रिवर। चंबल रिवर जो है उसका जो नदर्न स्लोप है विंध्या माउंटेन में, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया, हमने घड़ियाल और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और फिर मगर को देख लिया है। तो फिर चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि वज्र प्रहार से रिलेटेड है। वज्र प्रहार ये क्या है? ये एक एक्सरसाइज है, ये जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है। ये किसके बीच में होती है? ये यूएस के बीच में होती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडिया के बीच में होती है। तो अभी ये न्यूज़ में आई है क्योंकि अभी रिसेंटली इसका 13वां एडिशन हुआ है इस एक्सरसाइज का, जॉइंट एक्सरसाइज का। तो ये कहाँ पे हुआ? ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। बकलो जगह है यहाँ हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पे ये ये एक्सरसाइज की गई है। तो इसका मेन पर्पस क्या है, इसका एम क्या है? इसका मेन की इंटरऑपरेबिलिटी दोनों फोर्सेस के बीच में, कभी स्पेशल फोर्सेस दोनों कंट्री के जो हैं उनके बीच में एक कोऑपरेशन डेवलप हो पाए और उनको एक साथ वर्क कर पाएँ, तो इंटरऑपरेबिलिटी के लिए इसको किया जाता है, जो मेन पर्पस होता है जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उनका। तो चलिए अपनी ये इसी की जो और भी यूएसए के द्वारा के साथ जो हम इंडिया जो है एक्सरसाइज करता है, तो उनको देख लेते हैं। तो एक है युद्ध अभ्यास, जो हमने देख लिया, आर्मी एक्सरसाइज है। फिर है कोप इंडिया, ये एयर फोर्स की एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया और यूएसए पार्टिसिपेट करते हैं। फिर है रेड फ्लैग, ये यूएसए की है मल्टी लेटरल एयर एक्सरसाइज। फिर उसके बाद है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज आप जानते हैं, ये क्वाड नेशन जो है उनके ये एक्सरसाइज बोली जाती है। ये ट्राईलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। तो ये इंडिया, यूएसए, जापान इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए अपने ये मालाबार में अभी बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड कर लिया जाएगा, तो ये अभी चल ही रहा है। तो एक तरह से एक क्वाड की एक्सरसाइज कही जा रही है, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया को ऐड नहीं किया गया, तो ये ट्राईलेटरल है। फिर उसके बाद हम आते हैं 2G एथेनॉल पे। ये 2G में जी क्या है? ये आपका जो 5G 4G वाला जो फ़ोन का नेटवर्क होता है वो नहीं है, ये 2G है, ये सेकेंड जनरेशन। तो ये जो जनरेशन है, ये जैसे एथेनॉल को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो उन तरीक़ों के हिसाब से इनको पार्ट्स में बांटा गया है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो उसे अभी हम देखेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं, ये अभी न्यूज़ में आया है क्योंकि अभी रिसेंटली हरियाणा में वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के दिन पे ये जो हरियाणा में एक प्लांट है, एथेनॉल प्लांट को जो कि 2G के थ्रू बनाया जा रहा है, मतलब सेकेंड जनरेशन के थ्रू ये बनाया जा रहा है। तो इस प्लांट को सेटअप किया गया है, कहाँ पे? हरियाणा में। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम देखेंगे कि जो एथेनॉल है ये प्लांट बेस्ड होता है, ये प्लांट बेस्ड होता है और ये इसको मेनली किया जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली में अक्सर जो है स्टब्बल बर्निंग की वजह से दिक्कत आती हैं। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए वहाँ की सरकार ने, क्योंकि मेनली जो दिल्ली है यहाँ बीच में पड़ता है, फिर उसके बाद आसपास जैसे हरियाणा वाला रीजन है, पंजाब वाला रीजन है, वहाँ पे जब किसान जो खेती करते हैं तो जब जलाते हैं जो स्ट्रॉ होता है राइस का, पैडी का, तो उसका जो धुआं होता है वो ज़्यादातर इस रीजन में जाके पहुँचता है। तो फिर दिल्ली की जो एयर की जो कंडीशन है वो बहुत ही वर्स हो जाती है। तो इसी को काउंटर करेगी ये जो एथेनॉल प्लांट जो ये बनाया गया है हरियाणा में। और फिर इसको किसने? ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया है, तो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम देख लेते हैं जनरेशन जो है एथेनॉल की। तो फर्स्ट जनरेशन जो है, फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से एथेनॉल आते हैं? जो कि पहला है कि एडिबल बायोमास। एडिबल बायोमास जैसे खाने पीने की चीज़ है जिसे हम खाते हैं,
उनको अगर यूज़ किया जा रहा है तो जैसे कि शुगर बीट हो गया, शुगर केन हो गया, गन्ना हो गया, वीट हो गया, कॉर्न हो गया, मतलब ये जो हम खाने वाली चीज़ हैं उनसे बनाएंगे। देखिए ये जो खाने की चीज़ से अगर डायरेक्ट हम एथेनॉल बना रहे हैं तो एक तरह से ये कहा जा रहा है हमारी जो इंडिया है ये डेवलपिंग नेशन है, ये डेवलप्ड नेशन नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने पीने की चीज़ें नहीं है। अगर हमने खाने पीने अपने, आप जानते हैं कि हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितनी बेकार पोजीशन हम लोग 101 के अराउंड है, जो कि बहुत ही कुछ ही नेशन से हम ऊपर हैं। तो हम ऐसी कंट्री जो कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा भुखमरी की दिक्कत है, तो वहाँ पे अगर हम ये जो है इस तरह से अगर हम एथेनॉल का बनाने के लिए खाने पीने चीज़ों का यूज़ करने लग गए हैं तो वो अब जो रिसोर्सेज हैं वो दूसरी जगह पे लोकेट हो जाएंगे। तो ये एक दिक्कत है। तो ज़्यादातर अवॉइड करती है गवर्नमेंट फर्स्ट जनरेशन को यूज़ करने के लिए, बल्कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन। तो ये फर्स्ट जनरेशन हमने देख लिया। फिर उसके बाद सेकेंड जनरेशन है, इसमें नॉन एडिबल बायोमास, ऐसी चीज़ें जिसको खाया नहीं जा सकता है। तो हाँ, ये सोचा जा सकता है कि अगर जो चीज़ को खाया नहीं जा रहा तो उनसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वुड हो गई, लकड़ी हो गई, स्ट्रॉ हो गया, भूसा हो गया, फिर ग्रास और वेस्ट, जो खाने पीने का जो वेस्ट होगा जिसको फेंकना है, तो उनसे यूज़ करके आप एथेनॉल को बना सकते हैं। तो ये सेकेंड जनरेशन में आता है जो कि नॉन एडिबल बायोमास से बनता है। फिर थर्ड जनरेशन आ गया, ये है एल्गी से बनाया जा रहा है। एल्गी आप जानते हैं जैसे माइक्रो एल्गी, मैक्रो एल्गी, उनसे अगर बनाया जा रहा है एल्गी से, तो ये तीसरी जनरेशन के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद अपनी फोर्थ जनरेशन जो है इस पे काफ़ी काम किया जा रहा है। अक्सर नई नई रिसर्चेस आती हैं जो फोर्थ जनरेशन की बनाने की जो है तरीके बताती हैं। तो जैसे इसके मेन हैं पायरोलिसिस क्या होता है? पायरोलिसिस में होता है कि हम बिना ऑक्सीजन के या बिना एयर के आप किसी भी चीज़ को, अगर कोई वेस्ट है, अगर वेस्ट को जलाया जा रहा है तो उस प्रोसीजर को कहते हैं पायरोलिसिस, कि ताकि उसको वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। तो इसके थ्रू अगर बनाया जा रहा है तो ये फोर्थ जनरेशन में आएगा। फिर सोलर टू फ्यूल, कि सोलर एनर्जी के थ्रू बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद इंजीनियर्ड एल्गी, अब यही एल्गी को आप किसी जेनेटिकली मॉडिफाई करके, जेनेटिकली इंजीनियर के थ्रू आप इसको मॉडिफाई करेंगे और इससे जैसे कि काफ़ी अच्छी आउटपुट वाली, जो कि मेनली इसी के लिए यूज़ की जाए एथेनॉल के लिए, तो वो फोर्थ जनरेशन में आ सकती है। फिर उसके बाद हो गया गैसिफिकेशन के थ्रू भी इसको जो बनाया जाएगी। तो ये फोर्थ जनरेशन हमने देख ली, थर्ड जनरेशन देख ली, सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि रिलेटेड है चार्ड कंट्री से। चार्ड कंट्री जो है इसके आप पहले लोकेशन देख लेते हैं। ये अफ्रीका है, ठीक है, और ये अफ्रीका में ये बीचों बीच में ये आपको दिखती है चार्ट। इसके जो नेबर कंट्रीज है, इधर नाइजर है, फिर उसके बाद लीबिया है, इधर सूडान है, फिर यहाँ पे CAR है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, फिर कैमरून है, फिर नाइजेरिया है। तो ये सारे इनके नेबर कंट्री है और ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो ये लैंड लॉक कंट्री है, आप देख सकते हैं। तो इसकी कैपिटल जो है ये है एन जमीना, आप खुद प्रोनाउंस कर लीजिएगा, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन इसका किया है। फिर इसके बाद जो ये चार्ट है अभी ये न्यूज़ में इसलिए रहा है कि अभी मिलिट्री गवर्नमेंट ने जो है वहाँ के करीब 40 रिबल ग्रुप हैं, ठीक है, उन रिबल ग्रुप के साथ एक प्लेज साइन की है कतर में। तो ये जो चार्ट कंट्री है और बाकी वहाँ के जो ये रेबल ग्रुप जो वहाँ पे है चार्ट कंट्री के अंदर, तो उनके साथ एक प्लेज साइन की गई है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में आ गया है। तो आपने इसकी लोकेशन देख ली। फिर उसके बाद ये जो कंट्री है ये सेमी डेजर्ट कंट्री है और यहाँ पे गोल्ड और यूरेनियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ की मेजर रिवर कौन कौन सी हैं? एक है चारी, एक है लोगोने या फिर लोगोन। फिर उसके बाद मेजर इसकी लेक कौन सी हैं? लेक चाड, जिसको कहा जा रहा है कि वो श्रंक हो चुकी है करीब 90% तक। तो उसका जो एरिया है अब सिर्फ 10% बचा है। कब से? 1960 से। तो आप देख सकते हैं चीज़ों के रिपरकशन। और यहाँ पे माउंट कौसी है जो कि हाईएस्ट समिट है सहारा की। सहारा जो है, सहारा रीजन है, सहारा डेजर्ट, उसकी जो हाईएस्ट समिट है सबसे, तो ये माउंट कौसी यहीं पे एग्जिस्ट करता है, जो कि एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है।
तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन देखा था, जो कि बात कर रहा था इंडिया में कौन सी बेस्ट प्लेस है जहाँ पे हम घड़ियाल के का नेचुरल हैबिटेट देख सकते हैं। तो हमने इसको देखा था, ये कहाँ पे है घड़ियाल का नेचुरल हैबिटेट? चंबल रिवर, जो कि विंध्या माउंटेन के नदर्न स्लोप पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, चंबल रिवर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।